हमारा भरा पूरा परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ आया, हम लोगों ने दर-दर की ठोकरें खाई। हमने हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमारे पिताजी ने पाकड़ के पत्ते बेचे, वो दौर हम लोगों ने देखा। जिम्मेदारी ये है कि आपको वोट करना ज़रूरी है। अगर आप आज वोट नहीं कर रहे हैं तो कल को आप कुछ कहने के अधिकारी नहीं है आप। डबल इंजन की सरकार की डबल लहर है इस बार, और आप देखिएगा इस बार परिणाम ऐसे सबको अचंभित करने वाले होंगे। भयंकर सीटें भाजपा की आने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। मतदाता कहन में हम नाथ नगरी बरेली में हैं और मतदाता कहन यानी मतदाताओं से उनकी बात जान रहे हैं, लेकिन इसी के तहत हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो बहुत से मतदाताओं की राय बदलने का काम करते हैं, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आम और खास दोनों से मिलते हैं। यानी डॉक्टर जो एक गरीब मरीज से भी मिलता है तो करोड़पति मरीज से भी मिलता है। पैसे वाले के साथ साथ वो समाज के उन लोगों से भी बात करते हैं जो समाज को दिशा देते हैं। डॉक्टरों की इसमें भूमिका अच्छी रहती है। हमारे साथ विनोद जी हैं। ये अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ सोच के नहीं किया, लेकिन भगवान ने मुझे अच्छा करने का मौका दिया, डॉक्टर बनाया। अब सुनने में आया आप राजनीति में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं और राजनीति में जाते दिख रहे हैं। एक एक पहलू पे बात करेंगे डॉक्टर साहब से और जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक डॉक्टर होने के नाते आप समाज से वैसे जुड़े रहते हैं और समाज हित के कार्य लगातार करते ही रहते हैं, और क्योंकि हर वर्ग का मरीज आपसे इलाज कराता है और बगैर किसी भेदभाव के आप मरीज का इलाज करते हो। और यकीन जानिए, जिस घर में आप इलाज करते हो उसके पूरे परिवार से आपके भावनात्मक रूप से जुड़ा हो जाता है। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में आने की बात है, मैं कहूँगा कि जितना पढ़ा लिखा वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में आए उतना बेहतर है समाज के लिए, हम सब के लिए। उससे राजनीतिक का स्तर भी सुधरेगा और आम जन को ज़्यादा लाभ भी होगा। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न व्यक्तिगत है। आप इतने स्मार्ट क्यों हैं? देखिए, ये तो भगवान के ऊपर ही है, जैसा जिसने जिसको बनाया है। बाकी मैं जो पर्सनली मानता हूँ, आपको जो शरीर ऊपर वाले ने दिया है, सबसे बेशकीमती चीज़ आपकी वो शरीर है। ये जो जग है वो सब आपका शरीर है तो आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। तो इसका बड़ा ख्याल करना है। आज की तारीख में जीवन शैली आपकी कैसी है, इससे आपका फिज़ीक या रूप डिपेंड करता है। और जीवन शैली में मैं कहूँगा कि आपका नियमित आहार, मतलब आहार बहुत संतुलित खाना चाहिए, और प्रतिदिन फिज़िकल एक्टिविटी या व्यायाम बहुत ज़रूरी है, योग बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ। आहार में मैं कहूँगा कि मीठा जैसे बहुत प्रचलन बढ़ गया है, मीठे का आहार समाज को कम करना चाहिए इन जनरल। फैटी चीज़ का आहार कम करना चाहिए, सैलेड वगैरह चीज़ें ज़्यादा लें, प्रोटीन पार्ट ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत वर्कआउट हर आदमी के जीवन में डेली होना ही होना चाहिए। 2 घंटे, मैं 1 घंटा नहीं कहूँगा, 2 घंटे कहूँगा, 2 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए, और नहीं निकाल सकते तो 1 घंटा तो निकालिए, जिसमें ना केवल वॉक तो होनी चाहिए, वॉक या स्पोर्ट जो भी कुछ आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। संग में एक योग का बड़ा महत्व है। अगर आप योग लगातार करेंगे तो आपकी शरीर में स्ट्रेचिंग बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और आपको बहुत सारी ऑर्थोपेडिक बीमारियां आजकल सब जीवन शैली से हैं, वो सब नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, आप चूँकि आप पूरे दिन में मुझे लगता है 100-150 लोगों से मिलते होंगे मरीज के रूप में, तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव का कैसा रुझान लग रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इस बार चुनाव में लोगों में उत्साह बहुत है, लोग बड़े पॉजिटिव हैं। जैसे आमूमन मैं देखता था शहर में, क्षेत्र में परसेंटेज वोटिंग कम होती थी, उत्साह को देख के लग रहा है कि इस बार वोटिंग अच्छी होने वाली है। और पिछले 5 वर्ष में जो कार्य हुआ है उसको लेके भी लोगों में पॉजिटिविटी है। लोग चाह रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बन सकता है।
जो बीमारू प्रदेश की छवि थी वो हमारी ख़त्म हो रही है। हम जब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो लोग अच्छा पहचान रहे हैं, वरना पहले दूसरे स्टेट में जाते थे तो कहते बिहार है, यूपी है, सब वो तो बिल्कुल ऐसी लूट खसोट वाले प्रदेश हैं, ऐसे ऐसी हमारी छवि बनी हुई थी, बीमारू प्रदेश की छवि बनी हुई थी। तो जो विकास के कार्य पिछले 5 साल में हुए हैं, जिस हिसाब से इम्पार्शियल तरीके से, माने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में 5 शहरों में बत्ती मिल रही हो, बाकी कहीं बत्ती नहीं मिल रही हो। तो हर आदमी को इलेक्शन में जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, हर इंसान को बराबर आंका, जो सुविधाएं हर वर्ग विशेष के लिए बराबर दी, हर शहर के लिए बराबर दी, और मन में सिर्फ एक एम रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोग खुशनसीब हैं कि जैसा हम कार्यकाल देख रहे हैं। नेताजी, वो डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा नेता? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी पसंदीदा पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। पसंद करने का कारण? देखिए, पसंद करने का कारण ये है कि बचपन से हमारा परिवार पाकिस्तान से आया है। विभाजन का दंश अगर किसी परिवार ने सबसे ज़्यादा झेला है, किसी समाज ने सबसे ज़्यादा झेला है, वो सिंधी समाज ने झेला है। और विभाजन क्यों हुआ ये हम सब आप लोग जानते हैं। ये सिर्फ किसी के राजनीतिक लाभ की वजह से लाखों लोग मर गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए। हमारा भरा पूरा परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ आया। हम लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई। हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमारे पिताजी ने पाकड़ के पत्ते बेचे, वो दौर हम लोगों ने देखा। तो ये उस दिन से ही हमारे परिवार में, हमारे दादा परदादाओं में राष्ट्र की जो भावना थी वो रही, और उनके मन में जो कसूरवार लोग वो हैं वो रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। संघ, जनसंघ और भाजपा की विचार परिवार शुरू से संघ में रहा, राष्ट्रवाद का विचार परिवार शुरू से रहा। तो ये पसंद ना, ये अपनी विचार परिवार है, अपनी विचारधारा ऐसी है। तो जो हमारे पुश्तों ने झेला है, जो इस देश ने झेला है, जो दंश झेला है, और वो किसी के राजनीतिक लाभ की वजह से लोगों ने जीवन गंवाए, लोगों ने अपनी आबरू गंवाई, ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप जब मरीजों से बात करते हैं तो क्या ये जानने की कोशिश करते हैं या बातों बातों में बता जाते हैं कि इस बार उनका राय क्या है, मतलब वो किस पार्टी को वोट करने वाले हैं? देखिए, निश्चित बात सही है कि जैसे हम लोग, हमारे पास मरीज दिखाने आता है, देखने आता है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम उससे भावनात्मक तौर से जुड़े होते हैं। तो हम हर किसी को अपना अधिकार है देने के लिए, किसी को भी हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं, और बातों बातों में जैसे हम ये कह सकते हैं कि क्या बेहतर किया है समाज में इस सरकार ने। मेरे पास तो मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर लोग आते हैं, आयुष्मान भारत का इलाज में जो मिल रहा है फ़ायदा लोगों को, बरेली क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा आयुष्मान क्षेत्र में इलाज कर रहे होंगे, और लाखों लोग लाभान्वित हैं उससे। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लाखों रुपए का उसका कूला घुटना, ये जो पर्चा भी रखा हुआ है, ये देख लिया आयुष्मान भारत का, इसका कूला बदलना है हमें। तो लगातार उसको लाभ मिल रहा है, किसी को जात दे के, किसी का धर्म दे के नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि इतना डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, तो उस बात को अगर मरीज को सिर्फ हम सिंपल भाषा में समझाएं कि आपके लिए ये किया गया है, तो स्वतः उसकी राय होती है, मतलब बाकी तो उसकी इच्छा है। और मतदान मेरे ख्याल से आज की डेट में ना केवल आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अधिकार तो हो सकता है मैं लूँ या ना लूँ, जिम्मेदारी ये है कि आपको वोट करना जरूरी है। अगर आप आज वोट नहीं कर रहे हैं तो कल को आप कुछ कहने के अधिकारी नहीं है। आप अपना प्रदेश का नहीं, अपने देश का नहीं, अपने आने वाली पुश्तों का भविष्य तय कर रहे हैं। ये वोट एक मामूली वोट नहीं है, एक विधायक का वोट नहीं है, ये आने वाली भारत का भविष्य का वोट है। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों से आपने बात की होगी, तो मैं आपकी वो राय जानना चाहता हूँ जो आप लोगों से बात करते हैं। जो आप मान लो 100 मरीजों को आपने देखा, और अगर 100 से ही आपने बात की, तो आपको लग रहा है कितने % लोग किस पार्टी की तरफ जाते हैं आपको दिख रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं, इस समय इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है वर्तमान सरकार के लिए, जिस हिसाब से कार्य, अगर आप देखिए, बिजली 24 घंटे मिल रही है, कस्बों में 22 घंटे मिल रही होगी, गांव क्षेत्र में 18-20 घंटे बत्ती मिल रही, पहले कभी नहीं मिली। 2 साल से मुफ्त। डॉक्टर साहब, मैं रोकूंगा आपको।
मेरा प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने क्या दिया, मेरा प्रश्न ये है कि कितने परसेंट आपको लगता है कि जो वोट किस पार्टी को ज़्यादा दिखता है? अगर आपने 100 मरीजों से बात की तो कितने परसेंटेज लोग किस पार्टी की तरफ दिखते हैं आपको? देखिए मैं तो पता नहीं क्या मैं इसमें मेरा जो देखने को मिल रहा है, मेरे को तो हर तरफ भाजपा दिख रही है, क्योंकि जैसे 2014 से एक मोदी लहर चल रही है। डॉक्टर साहब, आप वाकई में बड़े मजे राजनीतिक व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। मैं परसेंटेज पे बार बार लेके आता हूँ और आप थोड़ा। मैं बताऊं कि जैसे 2014 से जो माननीय योगी मोदी जी की लहर चल रही है, हम जब इस बार क्षेत्र में चल रहे हैं तो ये हर जगह योगी योगी की लहर और ऐड हो गई है। डबल इंजन की सरकार की डबल लहर है इस बार, और आप देखिएगा इस बार परिणाम ऐसे सबको अचंभित करने वाले होंगे। भयंकर सीटें भाजपा की आने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट प्रश्न। आप इस बार शायद कोशिश कर रहे थे कि आपको टिकट मिल जाए, नहीं मिल पाया। अगर भविष्य में आपको टिकट मिलता है और आपकी विधानसभा सीट भी बरेली शहर होता है, तो आपकी क्या प्राथमिकता? आपको लगता है कि इस शहर के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है जो शायद अब तक आने जितने भी विधायक रहे हैं वो नहीं दे पाए? देखिए ऐसा कार्य तो पिछले कार्यकाल में भी बहुत हुए हैं। हमारे आदरणीय अरुण जी बड़े सरल अच्छे व्यक्ति हैं, और जो मेरी कोशिश थी वो भी ये थी कि अगर उनका परिवर्तन होता तो ही मेरी एप्लीकेशन थी। अगर पार्टी ने मुझे कभी चांस दिया और पब्लिक ने मुझे चुना, तो बहुत कुछ और भी अभी किया जाना बाकी है। अगर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहूँ तो आज की डेट में जैसे बरेली में एक एयरपोर्ट खुला है, पहला काम तो ये है इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ फ़्लाइट्स बढ़े, मतलब अभी फ़्लाइट्स की फ्रिक्वेंसी कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है वो एयरपोर्ट के आसपास एक कन्वेंशन सेंटर चाहिए। एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर चाहिए जिसमें हम 5,000 8,000 लोगों की मीटिंग करा सकें। हम अपने ऑर्थोपेडिक क्लब की मान लीजिए, हम ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हम जुड़े हुए हैं या इंडस्ट्री एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं। आज मेरा मन करे कि मैं नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस बरेली में कराऊं तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में 5 7 8 हज़ार डॉक्टर्स अगर आने हैं आपके यहाँ, तो रुकने रुकाने का प्रबंध, उसके मीटिंग कराने का प्रबंध नहीं है। अगर इंडस्ट्री एसोसिएशन को कोई नेशनल लेवल की मीटिंग करानी तो नहीं करा सकती। तो ये जो आयोजन की जो जगहें होती हैं, कन्वेंशन सेंटर्स होते हैं, इस कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग्स के जरिए क्षेत्र का बड़ा विकास होता है। नए होटल्स आते हैं, नई इंडस्ट्री आती है, और नई मीटिंग्स होने से शहर की पहचान बढ़ती है और शहर का काम बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय बरेली को एक कन्वेंशन सेंटर की जो 5 स्टार लेवल का हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जीवन शैली परिवर्तन। अगर हम देखें तो गांधी उद्यान ही एक बड़ा उद्यान है बरेली में, बाकी छोटे छोटे उद्यान हैं। तो बरेली के हर कोने में एक बड़ा उद्यान होना चाहिए, बड़े हर कोने को। कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर आप देखें, कोरोना ने सिखाया है, आप नेचर से जितना दूर रहेंगे आपके पास उतनी बीमारी रहेगी। तो ये पार्क हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन के लिए। संग संग स्टेडियम भी, स्टेडियम में अगर हम कहें तो ले देखिए, हमारे पास एक ही स्टेडियम है, तो हर क्षेत्र में हमारे पास बड़े स्टेडियम होने चाहिए। तो स्पोर्ट्स को, पार्क्स को मुझे लगता है बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा साफ़ सफाई, खैर नगर निगम का ज़्यादा पार्ट है, लेकिन मैं अगर ऐसा विधानसभा की बात करूं तो ये बहुत प्राथमिक चीज़ें हैं जो मिलनी चाहिए बरेली क्षेत्र को। कन्वेंशन सेंटर, एयरपोर्ट में फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स, स्टेडियम और पार्क। आपने देखा हमारे साथ थे डॉक्टर विनोद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताए अपने सारे प्रश्न और हमने खुल के बात भी की। और यहाँ सबसे समझने वाली बात ये थी कि डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर हम जिधर भी जाते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। अब समझने वाला ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाज के वो लोग ये बात करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए राय बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें मतदान के दौरान ज़रूर दिखाई देगा। बरेली से वीडियो जर्नलिस्ट अपूर के साथ मैं पवन शर्मा।